YouTube चैनल काल चक्र के आज के एपिसोड में डीएन भारद्वाज की ओर से आप सभी का नमस्कार। सोचिए एक पल के लिए आप एक साधारण सुबह उठते हैं, घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मछुआरे अपनी नावें लेकर समुद्र की तरफ निकल रहे हैं, बाजार में दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं, हवा में ताजी मछलियों और चाय की खुशबू है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है और फिर समुद्र के उस पार क्षितिज पर कुछ हिलता है। पहले एक काली आकृति, फिर 2, फिर 3, फिर 4 वे जहाजें हैं, लेकिन किसी ने ऐसे जहाज पहले कभी नहीं देखे। न पाल न हवा का सहारा, वो अपने भीतर की धधकती आग से चलते हैं। उनके धुएं से आसमान काला हो रहा है, उनकी आवाज से समुद्र की लहरें कांप रही हैं और वे सीधे आपकी तरफ आ रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। यह 8 जुलाई 1853 की सुबह है। यह है एदो की खाड़ी, यानी कि आज का टोक्यो शहर। और आज का यह दिन जापान की 200 साल पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, यह समझने के लिए कि 1853 की वह दिन जापान के लिए इतना बड़ा झटका क्यों था। हमें पहले यह समझना होगा कि जापान आखिर था क्या। 17वीं सदी का जापान दुनिया का सबसे अनोखा देश था, न इसलिए कि वह सबसे शक्तिशाली था, न इसलिए कि वह सबसे अमीर था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को दुनिया से काट लिया था। इस नीति का नाम था शकोकु। शकोकु का मतलब था बंद देश। इस कानून के तहत कोई भी विदेशी जापान की धरती पर पैर नहीं रख सकता था और कोई भी जापानी विदेश नहीं जा सकता था। जो गया वो वापस नहीं आ सकता था और जो वापस आया उसे मौत की सजा मिलती थी। तो दोस्तों, विदेशी व्यापार लगभग पूरी तरह बंद था। केवल एक छोटे से टापू पर नागासाकी के पास देजिमा में डच व्यापारियों को सीमित व्यापार की इजाजत थी। बस इतना। 200 साल तक जापान ने यह किया, खुद को दुनिया से छुपाए रखा। लेकिन यह डर नहीं था, यह कायरता नहीं थी, यह एक सोची समझी रणनीति थी। जापानी शोगुनों ने देखा था कैसे पुर्तगाली और स्पेनी पहले एशिया में आए, व्यापारी बनकर, मिशनरी बनकर, दोस्त बनकर, और फिर धीरे धीरे बहुत चालाकी से मालिक बन गए। भारत में भी यही खेल शुरू हो चुका था। जापान के शोगुनों ने यह सब देखा और फैसला किया हमारे देश में यह नहीं होगा, चाहे इसके लिए दुनिया से नाता ही क्यों न तोड़ना पड़े। और उन्होंने तोड़ लिया। 200 साल के लिए जापान में शांति थी, स्थिरता थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी पहचान थी, लेकिन बाहर की दुनिया रुकी नहीं थी। तो दोस्तों, जब जापान की आंखें बंद थी, दुनिया की आंखें खुल रही थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, भाप के इंजन चलने लगे थे, कारखानों में मशीनों गरज रही थी। फ्रांस, रूस, अमेरिका सब एक दौड़ में थे। नए बाजारों की दौड़, नए रास्तों की दौड़, नए साम्राज्यों की दौड़। और इस दौड़ में प्रशांत महासागर एक बड़ा रास्ता था। अमेरिका के व्हेलिंग जहाज प्रशांत महासागर में महीनों बिताते थे। उन्हें ईंधन चाहिए था, खाना चाहिए था, एक ठिकाना चाहिए था, और सबसे नजदीक था जापान। लेकिन जापान के दरवाजे बंद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति मिलार्ड फिल्मोर ने नौसेना कमांडर मैथ्यू पेरी को अपने दफ्तर में बुलाया और उन्हें एक काम सौंपा। जापान जाओ, उससे बात करो, अगर बात न माने तो समझाओ, अगर समझ न आए तो दिखाओ कि हम कौन है। पेरी एक चालाक और अनुभवी नौसेनापति थे। वो जानते थे जापान को शब्दों से नहीं, ताकत के प्रदर्शन से खोला जा सकता है। उन्होंने अपना बेड़ा तैयार किया। 4 युद्धपोत, उनमें से 2 भाप से चलने वाले, आधुनिक तोपें, सैकड़ों प्रशिक्षित सैनिक, और वे निकल पड़े जापान की तरफ। 8 जुलाई 1853 एदो की खाड़ी में उस सुबह जब वे 4 काले जहाज दिखे, जापानी तटरक्षकों की सांसें थम गई। उन्होंने ऐसे जहाज कभी नहीं देखे थे। लोहे के जहाज, धुआं उगलते जहाज जो बिना हवा के चलते थे। जापानी लोगों ने इन्हें एक नाम दिया, कुरोफुने, यानी काले जहाज। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छुप गए, मंदिरों में प्रार्थनाएं होने लगी। जापानी अधिकारी नाव में बैठकर उन जहाजों तक पहुंचे। तो दोस्तों, उन्होंने पेरी को वापस जाने का कहा। पेरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास अमेरिकी राष्ट्रपति का एक पत्र है, इसे जापान के सबसे बड़े अधिकारी को देना है और मैं इसे दिए बिना नहीं जाऊंगा। जापानी अधिकारियों के पास कोई चारा नहीं था। पेरी किनारे पर उतरे, उन्होंने राष्ट्रपति का पत्र सौंपा और बड़े आराम से कहा, मैं अगले साल जवाब लेने आऊंगा और उस बार मेरे साथ और भी जहाज होंगे। और वे चले गए, जापान में एक तूफान छोड़कर, बिना वारिस का तूफान। जापानी दरबार में उथल पुथल मच गई। शोगुन सरकार के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका कोई आसान जवाब नहीं था। क्या करे? एक तरफ थे गर्वीले सामुराई जो कह रहे थे, हम सदियों से इस धरती के रक्षक हैं, हमने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, आज भी नहीं टेकेंगे। दूसरी तरफ थे
दूरदर्शी नेता जो कह रहे थे रुको, पहले चीन को देखो, चीन को देखो, वो चीन जो सदियों से खुद को त्यांगशिया यानी आकाश के नीचे की सारी दुनिया का मालिक मानता था, जो हर विदेशी को अपना श्रद्धालु समझता था, जो सोचता था हम सबसे महान है, हम सबसे शक्तिशाली है, कोई खतरा नहीं, वही चीन 1839 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में उतरा। अफीम युद्ध। अंग्रेज व्यापारी चीन में अफीम बेचना चाहते थे। चीन ने मना किया। अंग्रेजों ने अपनी नौसेना भेज दी और जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा अपमान था। चीन की विशाल सेना मुट्ठी भर अंग्रेज सैनिकों के सामने बिखर गई। क्यों? क्योंकि चीन के पास पुरानी तलवारें थी, अंग्रेजों के पास आधुनिक तोपें थी। चीन के पास पारंपरिक जहाज थे, अंग्रेजों के पास भाप से चलने वाले युद्धपोत थे। ताकत में फर्क था, तकनीक में फर्क था। जापानी नेताओं ने यह सब देखा था, महसूस किया था और वे जानते थे अगर जापान ने प्रतिशोध किया तो उसका हाल चीन से भी बुरा होगा, क्योंकि चीन तो विशाल था, जापान एक छोटा द्वीप देश था। इसीलिए भारी मन से अपमान का घुट पीते हुए जापान ने झुकने का फैसला किया। अभी के लिए सिर्फ अभी के लिए। 1854 पेरी वापस आ गई, इस बार 9 जहाजों के साथ। जापान के पास अब कोई विकल्प नहीं था। नागावा की संधि पर दस्तखत हुए। जापान ने 2 बंदरगाह खोले, शिमोदा और हाकोदाते। अमेरिकी जहाजों को वहां रोकने का अधिकार मिला। अमेरिकी व्यापारियों को कुछ सुविधाएं मिली और अमेरिकी नागरिकों को जापानी कानून से छूट मिली। यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन जापान के लिए यह एक भूकंप था। 200 साल की वो दीवार जो जापान ने इतनी मेहनत से खड़ी की थी, एक झटके में दरक गई। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अमेरिका को देखकर ब्रिटेन भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, रूस भी आ गया। सभी ने अपने अपने समझौते थोपे, सभी ने अपने अपने अधिकार छीने। जापान एक के बाद एक संधियां करता रहा। इन्हें असमान संधियां कहा गया, क्योंकि ये बराबरी की संधियां नहीं थी, ये मजबूर की गई संधियां थी। जापान के भीतर गुस्सा था, शर्म थी, बेबसी थी, लेकिन इस बेबसी की आग में एक नई सोच पक रही थी। तो दोस्तों, जापान के युवाओं के मन में एक सवाल जमकर उठ गया था। वे पश्चिमी जहाजों को देखते थे, उनके इंजन देखते थे, उनके अनुशासन को देखते थे और खुद से पूछते थे यह ताकत उनके पास कैसे आई और हमारे पास क्यों नहीं? जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा था। वे पढ़े थे, हम नहीं। वे बदले थे, हम नहीं। वे आगे बढ़े थे, हम नहीं। 200 साल की बंद खिड़की ने जापान को सुरक्षित जरूर रखा, लेकिन पिछड़ा भी कर दिया। और जब जापान के सामने एक ही रास्ता था, बदलो। लेकिन बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि जापान की शोगुन सरकार बदलाव नहीं चाहती थी। शोगुन जानते थे आधुनिकीकरण का मतलब होगा नई सोच, नए नेता और उनका अंत। इसीलिए वो अड़े रहे, थामे रहे। लेकिन इतिहास उन लोगों का इंतजार नहीं करता जो बदलने से डरते हैं। 1868 जापान में एक क्रांति हुई। युवा सामुराई, बुद्धिजीवी और सुधारवादी नेताओं ने मिलकर शोगुन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका और जापान के सम्राट, जो सदियों से केवल एक प्रतीक बनकर रह गए थे, उन्हें असली ताकत वापस दे दी गई। इतिहास उन्हें जानता है सम्राट मेइजी के नाम से। मेइजी का मतलब होता है प्रबुद्ध शासन, यानी ज्ञान से भरा राज, और उस नाम को उन्होंने सच साबित किया। मेइजी पुनरुद्धार के बाद जापान ने जो किया वो दुनिया के इतिहास में अपनी तरह का अकेला उदाहरण है। एक देश ने जानबूझकर, योजना बनाकर और पूरी ताकत से खुद को बदल डाला। सामंती व्यवस्था खत्म कर दी, सैकड़ों साल पुरानी जाति व्यवस्था तोड़ दी, सामुराई का विशेष दर्जा समाप्त किया। उसकी जगह आई एक आधुनिक राष्ट्रीय सेना, जहां हर नागरिक सैनिक बन सकता था। शिक्षा व्यवस्था बदली, पुराने मंदिर स्कूलों की जगह आधुनिक स्कूलें खुले, जहां विज्ञान पढ़ाया जाता था, गणित पढ़ाया जाता था और दुनिया को समझना सिखाया जाता था। जापानी छात्रों के जत्थे यूरोप और अमेरिका भेजे गए। जर्मनी से सेना की व्यवस्था सीखी, ब्रिटेन से नौसेना बनाने का तरीका सीखा, फ्रांस से कानून व्यवस्था सीखी, अमेरिका से व्यापार और उद्योग सीखे और विदेशी विशेषज्ञों को जापान बुलाया गया। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, रेलवे बिछाई गई, टेलीग्राफ के तारे खींचे, बैंक बने, बंदरगाह आधुनिक हुए। कुछ ही दशकों में जापान का नक्शा बदल गया, जापान की सोच बदल गई, जापान खुद बदल गया। तो दोस्तों, और फिर दुनिया ने देखा कि एक सोए हुए शेर को जागने का मतलब क्या होता है। 1894 जापान और चीन के बीच युद्ध छिड़ा। वही चीन जो एशिया का बादशाह था, जिसकी आबादी जापान से 10 गुना थी, जिसकी सेना जापान से बड़ी थी। जापान ने चीन को हरा दिया। दुनिया हैरान थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा झटका बाकी था। 1904 जापान ने रूस को युद्ध की चुनौती दी। रूस यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, जिसके पास दुनिया की सबसे लंबी सीमाएं थी, जिसके पास लाखों सैनिक थे,
जिसके नाम से पड़ोसी देश कांपते थे। यूरोप को यकीन था जापान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह इतिहास का मोड़ था। पहली बार किसी एशियाई देश ने किसी यूरोपीय महाशक्ति को युद्ध भूमि में धूल चटाई थी। एशिया के सभी देशों ने यह खबर सुनी थी और उनके मन में एक नई उम्मीद जागी, अगर जापान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो यह जी जापान की कहानी। 1853 में जो काले जहाज आए थे वे जापान को झुकाने आए थे, तोड़ने आए थे, और उस वक्त लगा भी यही था, जापान झुका था। जापान ने संधियां मानी थी, जापान ने अपने दरवाजे खोले थे, लेकिन जापान झूठा नहीं था। उस चुनौती ने जापान को बदल डाला। सम्राट मेइजी की दूरदर्शिता, उन युवा नेताओं का साहस जिन्होंने पुराने को छोड़ने की हिम्मत दिखाई, और उन लाखों जापानियों की मेहनत जिन्होंने रात दिन एक करके अपने देश को बदला, यही जापान की असली ताकत थी। मैथुपेरी जापान का दरवाजा तोड़ने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस दरवाजे को उन्होंने तोड़ा उसके पीछे एक ऐसा देश था जो एक दिन उनकी ही दुनिया को चुनौती देगा। इतिहास की यही विडंबना है कि कभी कभी सबसे बड़ा झटका ही सबसे बड़ी जागृति बन जाता है। तो दोस्तों, अगर जापान की यह कहानी आपको कुछ सिखाती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि आज भारत या कोई और देश जापान से सीख सकता है। अगला वीडियो भी ऐसे ही एक जबरदस्त कहानी लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।